So hello once again to this particular session, and this is going to be our third session as far as this particular chapter is concerned. तो बड़े अभी तक हमने 1.4 तक क्वेश्चन करे थे. लास्ट सेशन जब हमने फिनिश अप करा था तो क्वेश्चन नंबर 1.5 की तरफ अब हम बढ़ते हैं. क्या हमने 1.4 कर लिया था? जरा एक मिनट मैं चेक कर लूं. शायद हमने 1.4 नहीं करा था. हमने लास्ट जो क्वेश्चन करा था 1.3 करा था, तो 1.4 से स्टार्ट करते हैं. तो 1.4 में क्या कहता है कि 505 कंपनी बैंगलोर ओपनड ए ब्रांच. इस लाइन पे ध्यान देने की जरूरत है. जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो खास तौर से इनिशियल लाइंस से होती हैं, जो शुरुआती लाइंस होती हैं, उनको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए. ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि उसने लिखा है कि 505 कंपनी बैंगलोर ने ब्रांच ओपन करी है 1 जनवरी 2022 को. अगर ये नई ब्रांच है, एक नई ब्रांच ओपन हुई है, तो इसका मतलब कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं हो सकता. The following information is available in respect of the branch for the year 2022. तो जो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये कि एक तो गुड्स भेजे गए हैं 75,000 के, कैश सेल्स है 50,000 की, क्रेडिट सेल्स है 60,000 की. फिर कहता है कि जो ब्रांच की सैलरी है वो इतने की है, ऑफिस एक्सपेंसेस 12,000 के हैं, और कैश रेमिटेंसेस टू ब्रांच टूवर्ड्स पेटी कैश. कैश रेमिटेंसेस, बहुत से बच्चे रेमिटेंसेस को बड़े ठीक तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाते, और कई बारी वो बड़े गलत संदर्भ में उसको लिखते हैं. क्योंकि हम लोगों ने कई बारी रेमिटेंसेस वर्ड यूज करा है. बेटे, रेमिटेंसेस का मतलब है बेसिकली भेजना. करेक्ट? अधिकतर जब हम रेमिटेंसेस वर्ड क्रेडिट साइड पे लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ब्रांच ने टोटल कैश कलेक्ट करके कैश सेल्स और कैश फ्रॉम डेटर से जो हेड ऑफिस को भेजा, वो हम ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट पे लिखते हैं. लेकिन यहां क्या लिख रहा है? कैश रेमिटेंसेस टू ब्रांच टूवर्ड्स पेटी कैश. कैश रेमिटेंसेस टू ब्रांच, इसका मतलब अब की बार हेड ऑफिस रेमिट कर रहा है, भेज रहा है ब्रांच को पेटी कैश 6,000 का, पेटी खर्चे निपटने के लिए, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था. तो इसका मतलब है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को 6,000 रुपए भेजे पेटी कैश के रूप में पेटी एक्सपेंसेस के लिए. और उसके ठीक नीचे लिखा है कि पेटी एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच मैनेजर इज 5,500. इसका मतलब जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को 6,000 रुपए भेजे, उसमें से ब्रांच मैनेजर ने 5,500 रुपए खर्च कर दिए. तो अब बाद में देखेंगे कि क्लोजिंग बैलेंस 6,000 माइनस 5,500 बच जाएगा, यानी कि 500 का क्लोजिंग बैलेंस बचेगा. डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस दिया है. इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक नई ब्रांच है. तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है. अब इस शीट को मैं थोड़ा सा किनारे रख देता हूं. 1.4 है, ठीक है. तो सबसे पहले तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में आप लिखे क्वेश्चन नंबर 1.4. बुक्स ऑफ हेड ऑफिस टाइटल हमेशा आपको डालना चाहिए बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में जस्ट वेट. बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में जाहिर है कि आप क्या अकाउंट बनाएंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है. एक तो ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट. ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए मैंने ये लाइन भी एक ओपन डाउन कर ली, और उसके साथ साथ मैंने ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी बनाया. करेक्ट? ब्रांच डेटर्स अकाउंट. सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या लिखा है उसको जरा ध्यान से देखो. कहता है गुड्स सेंड टू ब्रांच. अब की बार कोई ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं. इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंसेस नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये नई ब्रांच है. अब कहता है गुड्स सेंड टू ब्रांच. हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट. तो ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में मैंने लिखा गुड्स जो भेजे गए हैं वो 75,000 के भेजे गए. उसके बाद कहता है कि कैश सेल्स जो हैं, ये शीट में मैंने कहा बार बार सामने रखना पॉसिबल नहीं हो पाता. कैश सेल्स एट दी ब्रांच जो है वो 50,000 की है. सबको मालूम है कि कैश सेल्स कहां आएंगी. हम यहां पहले तो लिखेंगे रेमिटेंसेस. रेमिटेंसेस का मतलब है कि ब्रांच कितना कैश कलेक्ट करके हेड ऑफिस को भेज रही है.
जनरली ब्रांच जो कैश कलेक्ट करती है, एक तो कैश सेल से करती है, तो कैश सेल्स की फिगर हम यहां लिखेंगे। कैश सेल्स की फिगर 50,000 की है। उसके बाद आगे जैसा कि आप देख रहे हो क्रेडिट सेल्स की फिगर गिवन है और क्रेडिट सेल्स 60,000 है। क्रेडिट सेल्स अब मैं कई बार ये बता चुका हूं इस चैप्टर की शुरुआत से लेकर अभी तक कि क्रेडिट सेल एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि बेसिकली ब्रांच और ब्रांच के कस्टमर्स के यानी कि डेटर्स के दरमियान है। बिकॉज ये ट्रांजैक्शन ब्रांच और ब्रांच डेटर्स के दरमियान है, इसलिए ये सिर्फ डेटर्स अकाउंट में ही आएगी। तो क्रेडिट सेल, जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तो डेटर्स बढ़ जाते हैं, इसीलिए इसको डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। क्रेडिट सेल्स का अमाउंट जो क्वेश्चन में मौजूद है वो है 60,000। उसके बाद फिर तुम्हें दिया हुआ है सैलरीज ऑफ द ब्रांच स्टाफ पेड बाय हेड ऑफिस, ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस। मैंने पिछले किसी क्वेश्चन में भी कहा था जब भी इस तरह से लिखा होगा कि एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, तो इसको आपने इंटरप्रेट, इसको किस तरीके से आप कंक्लूड करेंगे, किस तरीके से एनालाइज करेंगे। आप ये मान के चलेंगे कि सैलरी और ऑफिस के जो खर्चे हैं इसके लिए हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा होगा और फिर ब्रांच ने पेमेंट करी होगी। तो इसलिए हम इसको पहले तो ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा, एक तो सैलरीज के लिए, सैलरीज के लिए जो कैश भेजा है वो है 15,000 का। उसके अलावा फिर उन्होंने ऑफिस के खर्चों के लिए कैश भेजा, ऑफिस एक्सपेंसेस आप लिखेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस का अमाउंट जो हो गया डेट इज 12,000। तो इसका मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को ये कैश भेजा और ब्रांच ने क्या करा, फिर ये खर्चे पे करे होंगे। उसके अलावा जो क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन लिखी है, जो उस वक्त मैं बताने की कोशिश भी कर रहा था, कैश रेमिटेंसेस टू ब्रांच। अब की बार हेड ऑफिस ब्रांच को भेज रहा है। जब हेड ऑफिस कुछ भेजेगा तो हमेशा हम डेबिट में लिखेंगे टू कैश। हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा, किस पर्पस के लिए, फॉर पैटी एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे निपटने के लिए हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा और कैश भेजा है 6,000 रुपए का। उसके बाद ही नेक्स्ट आइटम है पेटी एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच मैनेजर। अभी मैंने तुम्हें बताया भी था पिछले क्वेश्चन में भी कि ब्रांच मैनेजर के जो खर्चे होंगे उसका मतलब ही है कि ब्रांच मैनेजर ने पेटी कैश में से कितना खर्च कर दिया, लेकिन हम उसको डायरेक्टली नहीं दिखाते, उसको इनडायरेक्टली दिखाना पड़ता है। तो इनडायरेक्टली दिखाने के लिए मुझे ऑपोजिट साइड में आना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा बैलेंस कैरी डाउन, और बैलेंस कैरी डाउन में मैं लिखूंगा पेटी कैश। मुझे यह बताना है कि अब ब्रांच के पास कितना पेटी कैश है। ब्रांच के पास कितना पेटी कैश है, पहले तो हम ये देखते हैं कि ओपनिंग बैलेंस कितना है। क्या इस क्वेश्चन में ब्रांच के पास पेटी कैश का कोई ओपनिंग बैलेंस था? नो सर। क्यों? क्योंकि ये नई ब्रांच है तो कोई ओपनिंग बैलेंस तो नहीं है। प्लस सेंट, क्या हेड ऑफिस ने ब्रांच को पेटी खर्चों के लिए कुछ कैश भेजा? यस सर। कितना? 6,000। तो 6,000 का पेटी कैश भेजा। इसका मतलब इस 6,000 में से अब ब्रांच मैनेजर ने कितने स्पेंड कर दिए। स्पेंड का मतलब है अमाउंट स्पेंट बाय ब्रांच मैनेजर फॉर पेटी एक्सपेंसेस। उसने 5,500 खर्च कर दिए। तो इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस पेटी कैश का कितना है? 500। इनफैक्ट अगर मैं 6,000 यहां दिखा रहा हूं और 500 की फिगर को मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसका इनडायरेक्टली मतलब है कि हम बेसिकली पेटी एक्सपेंसेस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उसको इनडायरेक्ट तरीके से कर रहे हैं। मैं बता चुका हूं कि हम डायरेक्टली रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इस सिस्टम में हम लिमिटेड अकाउंटिंग करते हैं। हम सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाते हैं। हम कोई अलग से और अकाउंट नहीं बना रहे हैं, यानी कि मैं अलग से कोई पेटी कैश अकाउंट नहीं बना रहा। तो इसलिए मैं डायरेक्टली पेटी खर्चों की फिगर यहां नहीं लिख सकता, क्योंकि वो फिगर फिर कहां से आई ये हम प्रूफ नहीं कर सकते। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइटम उसने जो लिखा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस, एक तो पेटी कैश का था, उसके अलावा उसने बैलेंस दिया हुआ है डेटर्स का। डेटर्स का जो बैलेंस है वो है इस क्वेश्चन में, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है 5,000। तो 5,000 का क्लोजिंग बैलेंस आप लिख ले, क्लोजिंग बैलेंस 5,000। उसके बाद फिर जो बैलेंस आपको दिया गया है स्टॉक का बैलेंस, स्टॉक का बैलेंस 27,000 है। लेकिन जब आप डेटर से रिलेटेड कोई चीज लिखते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बिकॉज आप डेटर्स अकाउंट भी बना रहे हैं तो क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स अकाउंट का जो है वो डेटर्स के अकाउंट पे भी लिखना लाजमी है।
तो डेटर्स अकाउंट में आपने लिखा 5000 जो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है। मैं बोल चुका हूं कि इस क्वेश्चन में डेटर्स का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं हो सकता क्योंकि ये नई ब्रांच है। अब मैंने तुम्हें कहा था कि ब्रांच अकाउंट को टैली करने से पहले हमें ये एश्योर कर लेना है कि डेटर से रिलेटेड सारी चीजें क्वेश्चन में मौजूद हों। मैंने तुमसे कहा था कि क्लोजिंग डेटर्स भी होने चाहिए, ओपनिंग डेटर्स भी और कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स भी। क्लोजिंग डेटर्स तो हैं और ओपनिंग डेटर्स इस क्वेश्चन में हो ही नहीं सकते, करेक्ट। तो हमें ओपनिंग डेटर तलाशने की जरूरत नहीं है क्योंकि हो ही नहीं सकते। अब बच गया इसका मतलब कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स। तो इसका मतलब मुझे पता करना है कि कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स जो कि इस क्वेश्चन में मिसिंग फिगर है, तो वो कैश फ्रॉम डेटर्स की फिगर कितनी है, डेटर से हमें कितना कैश मिला। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, डेटर्स अकाउंट को टैली कर लेंगे। वेरी सिंपल। तो 60,000 की क्रेडिट सेल्स है, उसमें से 5,000 का क्लोजिंग बैलेंस बचा है, तो जाहिर है कि हमें डेटर से इसका मतलब इतना पैसा मिल गया, कैश फ्रॉम डेटर्स। तो कैश फ्रॉम डेटर्स जो है वो 55,000 है। तो 55,000 ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है जो मैंने रेड पेन से लिखी है। तो इसका मतलब 55,000 हमें डेटर से कैश मिला और इसको अब मैं यहां लिख देता हूं 55,000। इसका मतलब टोटल रेमिटेंसेस यानी कि टोटल कैश ब्रांच ने जो कलेक्ट करा 50 प्लस 55 दैट इज इक्वल टू 1,05,000। अब मैं क्रेडिट साइड को 1,05,000 प्लस 500 प्लस 5,000 प्लस 27,000 और उसमें से ये डेबिट साइड के आइटम माइनस करूंगा। माइनस करने के बाद जो मेरी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो क्या होगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपका आएगा 29,500। ये आप जरूर पहले बैलेंस करेंगे, टोटल करेंगे, उसमें से ये आइटम माइनस करके आप चेक करके लिखा करें हमेशा 29,000, हमेशा चेक करके आंसर लिखेंगे 29,500, वो फिगर आपकी आएगी, करेक्ट। तो ये था 1.4, कोई खास टफ क्वेश्चन नहीं कहा जा सकता। इस क्वेश्चन को करने के बाद अब मैं अगला क्वेश्चन जो है वो 1.5 की तरफ आता हूं। 1.5 ये बिल्कुल शीट के लास्ट में लिखा हुआ है लेकिन क्वेश्चन नेक्स्ट शीट से स्टार्ट हो रहा है। लीजिए जी 1.5 ये शीट्स में इधर रख देता हूं फिर वो टर्न करती है। तो 1.5 में क्या है देखें, अभी इनिशियल स्टेजेस है। From the following details, prepare a branch account in the books of the head office and show your working very clearly. Goods sent to branch at cost. 50,000 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजे। अब इस क्वेश्चन में कहता है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच एट कॉस्ट। अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को 50,000 रुपए के गुड्स भेजे और जो गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजे उसमें से ब्रांच ने गुड्स रिटर्न कर दिए, करेक्ट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रांच को ऐसा लगता है कि गुड्स इतना फासला तय करने के बाद इतनी खराब कंडीशन में आए हैं तो ब्रांच रिस्क नहीं लेना चाहेगी। ब्रांच को लगता है कि शायद हम इन गुड्स को उस प्राइस पे नहीं बेच पाएंगे जो कि हेड ऑफिस हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ब्रांच ने 3,000 के गुड्स जो है वो हमें वापस कर दिए। इसको हम ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट पे लिखेंगे, करेक्ट। एक्चुअली यहां मैं एक पॉइंट थोड़ा सा क्लियर कर दूं क्योंकि हर छोटे पॉइंट को क्लियर करना जरूरी है। जब हम गुड्स भेजते हैं तो हमारी एंट्री होती है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ये हमारी एंट्री होती है। हमने 50,000 रुपए के गुड्स भेजे, इसीलिए हम ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में टू गुड्स सेंट टू ब्रांच लिखेंगे। हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो गुड्स भेजे उसमें से ब्रांच ने जो गुड्स रिटर्न कर दिए, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच का मतलब हमेशा ये होगा कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो गुड्स भेजे वो गुड्स ब्रांच ने हेड ऑफिस को लौटा दिए। तो जब गुड्स वापस आएंगे तो उसकी एंट्री आपको ये नहीं लिखनी है गुड्स रिटर्न, ऐसे नहीं लिखना है। आप इस एंट्री को उल्टा कर देंगे, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट टू ब्रांच अकाउंट। तो उस केस में हम रिवर्स एंट्री पास करते हैं। दरअसल हम ऐसे नहीं लिखते गुड्स रिटर्न। क्यों नहीं लिखते हैं? हालांकि आप ब्रैकेट में लिख सकते हो रिटर्न्स, लेकिन अकाउंट का टाइटल यही रहेगा गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ऐसा किस लिए? क्योंकि अगर मुझे यह बताना है कि मैंने नेट गुड्स ब्रांच को कितना भेजा, सपोज मैं गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट बनाऊं, हमें बनाना नहीं है लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूं,
गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट मिल रहा है, तो इसकी क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा 50,000 बाय ब्रांच अकाउंट। अब ब्रांच ने जो गुड्स हमें रिटर्न कर दिए, मैंने यहां लिखा है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, मैंने ये नहीं लिखा गुड्स रिटर्न अकाउंट। अगर मैं गुड्स रिटर्न अकाउंट लिखूंगा तो इसकी पोस्टिंग तो इसमें हो नहीं सकती, तो इसलिए हमें गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट ही लिखना होता है, भले ही गुड्स रिटर्न हुए हैं। आप ब्रैकेट में रिटर्न्स लिख सकते हैं। और गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट की को डेबिट मिल रहा है जब ब्रांच ने गुड्स रिटर्न करे, तो टू ब्रांच अकाउंट 3,000। तो अब मेरे को पता लग गया कि हाँ भाई हमने 47,000 के नेट गुड्स भेजे। जस्ट मैं एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब ब्रांच हमें गुड्स वापस करेगी तो हम गुड्स, तो जो टाइटल होता है वो गुड्स सेंड टू ब्रांच ही लिखा रहेगा या गुड्स सेंड टू ब्रांच ही लिखा जाएगा, गुड्स रिटर्न नहीं लिखा जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? अब एक चीज मैं और बता दूं, कई बार क्वेश्चन में बड़ी बच्चे को थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और मैं नहीं चाहता इस तरह की प्रॉब्लम। एक तो टर्म यूज होती है गुड्स रिटर्न। जब भी गुड्स रिटर्न लिखा होगा, इसका हमेशा मतलब होगा कि ब्रांच को जो हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे थे, ब्रांच ने वो गुड्स हेड ऑफिस को लौटा दिए। गुड्स रिटर्न का मतलब ये होगा। अगर क्वेश्चन में कभी सेल्स रिटर्न दिया हुआ है तो कई बार ये भी कंफ्यूजन हो जाती है। सेल्स रिटर्न का मतलब है कि ब्रांच के जो कस्टमर्स हैं, ब्रांच के जो कस्टमर है, कस्टमर का मतलब डेटर ही होता है अकाउंट्स में। ब्रांच ने जो गुड्स कस्टमर को बेचे थे, किसी कारण से कस्टमर को पसंद नहीं आए तो कस्टमर ने वो गुड्स ब्रांच को लौटा दिए। यानी कि जो सेल्स रिटर्न होता है उसका मतलब तो होता है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच कस्टमर टू ब्रांच, और गुड्स रिटर्न का मतलब हमेशा होगा कि हेड ऑफिस ने जो गुड्स सप्लाई करे थे ब्रांच को, ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस कर दिए। गुड्स रिटर्न हमेशा ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। रीजन वही है क्योंकि हम अल्टीमेटली ये शो करना चाहते हैं कि ब्रांच को नेट कितने गुड्स मिले, जबकि सेल्स रिटर्न एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में है, ये सिर्फ डेटर्स अकाउंट में आएगी। इसलिए मैंने कहा कि आपको इन छोटी छोटी चीजों का शुरुआत से ही ख्याल करना चाहिए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये रफ शीट में किनारे कर देता हूं। तो 1.5 को में आगे उसने क्या लिखा है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच के बाद एक तो क्रेडिट सेल्स 51,000 की हैं, कैश सेल्स जो हैं वो 2,500 की हैं। और देखो इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी मुझे समझाना पड़ेगा। कैश सेल्स के बाद अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को कैश भेजा गया, रेमिट करा गया ब्रांच के द्वारा 45,000। यानी कि इस क्वेश्चन में तुम्हें कैश रेमिटेंसेस दी हुई है, तुम्हें बताया गया है, ऑलरेडी तुम्हें दिया हुआ है कि रेमिटेंसेस ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है क्वेश्चन में कि ब्रांच ने कितना अमाउंट हेड ऑफिस को रेमिट करा है। तुम्हें दिया गया है कि कैश रेमिटेड बाय हेड ऑफिस, रेमिटेड टू द हेड ऑफिस बाय ब्रांच इज 45,000। तो ब्रांच ने हेड ऑफिस को 45,000 रुपीज जो है रेमिट करे हैं, भेजे हैं। और हमें ये मालूम है, अब इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो हमें ये मालूम है कि जो रेमिटेंसेस होते हैं उसके दो पहलू होते हैं। एक तो होता है कैश सेल्स और एक होता है कैश फ्रॉम डेटर्स। होता है या नहीं होता? सर बिल्कुल होता है। अब इस क्वेश्चन में तुम देख रहे हो कि तुम्हें कैश सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है, कैश सेल्स 2,500 उसके पहले लिखा हुआ है। इसका मतलब ब्रांच ने जो हेड ऑफिस को कैश भेजा उसमें से कैश सेल्स का हिस्सा या पोर्शन जो है वो तो 2,500 है, और जो बैलेंस बच गया इसका मतलब वो कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यानी कि इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट तरीके से तुम्हें कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स दिया हुआ है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये भी इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है। फिर कहता है कि एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस का मतलब क्या है, मैं अब कई बार ये भी बता चुका हूं। इसका मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा और ब्रांच ने ये खर्चे करे, इसलिए हम इसको ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स बाय ब्रांच। बताओ डिस्काउंट अलाउड, ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में? ये ट्रांजैक्शन ब्रांच ऑफिस और डेटर्स के बीच में, क्योंकि ब्रांच क्रेडिट में सामान बेचती है, बेचने का काम तो ब्रांच का ही है। और मैंने तुम्हें लास्ट सेशन में भी बताया था या फर्स्ट सेशन में भी बताया हो सकता है कि ब्रांच को कुछ लिबर्टी, कुछ फ्रीडम, कुछ छूट दी जाती है कि आप चाहो तो डिस्काउंट वगैरह दे सकते हो। इसका मतलब जो डिस्काउंट है ये ट्रांजैक्शन ब्रांच और ब्रांच डेटर्स के दरमियान है, और इसीलिए हम इसको सिर्फ डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे। इससे पहले मैंने ये भी बताया था कि सेल्स रिटर्न और बैड डेट्स ये ट्रांजैक्शन भी ब्रांच और ब्रांच डेटर्स के बीच में ही मानी जाती है। उसके बाद
फिर क्लोजिंग स्टॉक विद द ब्रांच दिया है और ब्रांच डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस तुम्हें दिया हुआ है। हालांकि इस क्वेश्चन में कोई नई ब्रांच नहीं है, कोई भी नई ब्रांच इस क्वेश्चन में नहीं है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ऐसा तो नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि नई ब्रांच है, लेकिन हमें क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं दिए, वो एक अलग मैटर है। अभी तक तो नहीं दिए हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ओपनिंग बैलेंस नहीं हो सकता। तो इस शीट को मैं थोड़ा सा इधर रख देता हूं। क्वेश्चन नंबर है ये 1.5। तो 1.5 को अब हम करते हैं। बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ये अब आप अपनी आदत का एक हिस्सा बना लो कि टाइटल जरूर लिखते हैं। बहुत से बच्चे काम तो करते हैं लेकिन फिर ठीक तरीके से जो रिक्वायरमेंट होती है एग्जामिनेशन की उसको पूरा नहीं करते हैं। तो कई बार है कि सब कुछ ठीक करने के बाद भी फिर आप कहते हो मार्क्स नहीं आए, तो फिर उसका कारण यही होता है। ये तो मैंने बनाया ब्रांच अकाउंट और फिर मैंने साथ में ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी बनाया, ठीक है। और लिखने की प्रैक्टिस क्या करो। बहुत से बच्चे सोचते हैं अरे क्वेश्चन तो सॉल्व है, लिखना क्या है। ऐसे मजा नहीं आएगा। सॉल्व देने का सिर्फ पर्पस ये है कि जो क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूं उसको भी आप पहले खुद अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद ही फिर सॉल्यूशन देंगे। ब्रांच अकाउंट वैसे तुम करना शुरू कर सकते हो क्योंकि सारी चीजें मैंने अब बता दी हैं। ब्रांच डेटर्स अकाउंट जो भी इस क्वेश्चन की प्रमुख चीजें थी, मुख्य चीजें थी, वो मैंने तुम्हें बता दी हैं ऑलरेडी। सबसे पहली लाइन है गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट। इसमें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अभी तक तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन फिलहाल अभी तक तो कोई नहीं है। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे, एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। और अगली लाइन में लिखा है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच एट कॉस्ट, जो कि अभी मैंने बताया। हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो गुड्स भेजे उसमें से ब्रांच ने हमें कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए, तो वो हम ऑपोजिट साइड में लिख देते हैं बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। अकाउंट का टाइटल यही रहेगा, लेकिन ब्रैकेट में आप चाहो तो रिटर्न्स लिख सकते हो। अमाउंट है इस केस में 3000। इसका मतलब नेट गुड्स 47,000 के भेजे गए। उसके बाद कहता है कैश सेल्स बाय रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब क्या है? तुम्हें इस क्वेश्चन में, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, रेमिटेंसेस का टोटल अमाउंट तो गिवन ही है 45,000। ये तो तुम्हें क्वेश्चन में ही गिवन है। अब इस रेमिटेंसेस में से कैश सेल्स का अमाउंट तो तुम्हें दिया ही हुआ है। कैश सेल्स 2,500, जो कि अभी मैंने तुम्हें बताया भी था रफ वर्क में। इसका मतलब जो बैलेंस रहा होगा वो कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स रहा होगा। कैश फ्रॉम डेटर्स, कैश फ्रॉम डेटर्स 42,500। समझ में आ गया? ये इस लाइन का मतलब है। अब ध्यान ये भी रखना है कि जो कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स है वो डेटर्स अकाउंट में भी आता है, क्योंकि कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस और ब्रांच कस्टमर तीनों पार्टी इन्वॉल्व है। कैश फ्रॉम डेटर्स, कैश फ्रॉम डेटर्स है आपका 42,500, करेक्ट। इस बीच में मेरी चाय भी आ गई थी तो, लेकिन मैं पीना ही भूल गया। हाँ जी। उसके बाद फिर कहता है ब्रांच क्रेडिट सेल्स। अब मैं कई बार बता चुका हूं कि जो ब्रांच क्रेडिट सेल्स हैं, ब्रांच ने जो क्रेडिट में सामान बेचा वो ब्रांच अकाउंट में नहीं आ सकता, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में है। क्रेडिट सेल्स, ब्रांच ने जो क्रेडिट सेल्स करी हैं वो 51,000 की करी है, तो 51,000 आप यहां पर लिखेंगे। ब्रांच क्रेडिट सेल्स के बाद फिर है कैश सेल्स एट ब्रांच, सॉरी ब्रांच क्रेडिट सेल्स। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर, हाँ यही है। ब्रांच क्रेडिट सेल 51,000 की थी। अच्छा, वो उसके बाद कैश सेल्स और कैश रेमिटेड था, कोई बात नहीं। तो ब्रांच क्रेडिट सेल 51,000 हमने लिख दी, कैश सेल्स और कैश रेमिटेड हम ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। फिर कहता है कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस बाय ब्रांच, 45,000 ये भी हमने लिख लिया। फिर कहता है एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, अब मैं कई बारी ये चीज बता चुका हूं। इसका मतलब है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा होगा, इसीलिए एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश।
एक्सपेंसेस और फिर ब्रांच ने खर्चे पे करे होंगे 10,000। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर बाय ब्रांच। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यह भी बताया था कि डिस्काउंट अलाउड ये ट्रांजैक्शन जो है ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में, तो इसलिए ये ट्रांजैक्शन सिर्फ ब्रांच डेटर्स अकाउंट में ही आएगी। अगर क्वेश्चन में कभी बैड डेट्स दिए हों वो भी यहीं पर आएंगे। अगर क्वेश्चन में कभी सेल्स रिटर्न दिए, सेल्स रिटर्न का मतलब है कि क्रेडिट कस्टमर को हमने जो सेल करी थी यानी कि जो क्रेडिट सेल करी थी उसमें से कुछ गुड्स का रिटर्न होना, तो ये भी यहीं पर आता अगर क्वेश्चन में होता तो। फिर इस क्वेश्चन में तुम्हें क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो अब क्लोजिंग बैलेंसेस तुमने लिखा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अब बैलेंस कैरी डाउन जो आपको दिया हुआ है जैसे कि आप देख रहे हो, एक तो स्टॉक का दिया हुआ है, तो स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 17,000 है, वो आप यहां पर लिखेंगे। स्टॉक के बाद डेटर्स का बैलेंस आपको दिया है, डेटर्स का बैलेंस है 7,700। अब डेटर्स का बैलेंस जैसे ही आपने लिखा इमीडिएटली आपको मालूम होना चाहिए कि आप डेटर्स अकाउंट भी बना रहे हो, तो क्लोजिंग बैलेंस यहां पर भी आप लिखोगे। करेक्ट, क्लोजिंग बैलेंस भी आपको लिखना है। तो क्लोजिंग बैलेंस आपने लिखा तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया आपका साथ कितना है क्लोजिंग बैलेंस, ब्रांच का क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का 7,700। ये शीट मैंने यहां पर लिख दी। अब सबसे पहले तो मैंने कहा टैली करने से पहले मुझे एश्योर कर लेना है, और तकरीबन मैं हर क्वेश्चन में ये रिपीट कर रहा हूं जो कि अब मैं आगे से नहीं करूंगा, कि क्या डेटर से रिलेटेड सारी चीजें मौजूद हैं। क्लोजिंग डेटर है, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर है और ओपनिंग डेटर्स नहीं है। तो इसका मतलब ओपनिंग डेटर नहीं है और ये नई ब्रांच नहीं है, तो इसलिए मुझे ओपनिंग डेटर्स फाइंड करने पड़ेंगे। मैंने इसको टैली करा, ये आ गया आपका 42,500 प्लस 1,800, 44,300 और इसमें 7,700 आपने ऐड करा, तो ये आ गया टोटल 52,000। 52,000 आपने करा और 52,000 में से 51,000 हम माइनस कर देंगे तो ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का 1,000 आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस 1,000, ओपनिंग बैलेंस 1,000। तो इस तरह ओपनिंग बैलेंस 1,000 आ गया। अब ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये आप यहां पर लिखेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन में डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 1,000 रुपीज आपने निकाल लिया, और इस क्वेश्चन में स्टॉक का कोई ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है। अगर स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है तो उसकी चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, हमें डेटर से ज्यादा कंसर्न रखना है। अब मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं इसको टैली कर सकूं। आप हमेशा टैली टोटल करेंगे और उसके बाद ही बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। अब मुझे इतने टाइम से मैं अब क्वेश्चन कराते जा रहा हूं तो आंसर्स तकरीबन मुझे याद ही रहते हैं, तो इसलिए मैंने टैली नहीं करा, थोड़ा टाइम सेव करने के लिए, लेकिन आप अपनी हैबिट का पार्ट बना लें। 11,700 जो है ये आपका नेट प्रॉफिट निकल आएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? 61 तो यहां का टोटल है, एक बार मैं थोड़ा चेक कर लूं। 48 प्लस 17 कितना होता है भाई? 48 प्लस 58 65 फिर 65 61, ठीक है 11,700 जो है आपका नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो अभी मैंने कहा इनिशियल क्वेश्चन है, हम बहुत स्लोली धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं और फिर हाई लेवल पे भी धीरे धीरे हम पहुंचेंगे। अब इसी श्रेणी में फिर 1.6 को भी आप देखें। 1.6, अब 1.6 में वो क्या कहता है जरा इसको भी ध्यान में रखें। 1.6 में कहता है, एक मैं जरा शीट्स वगैरह यहां रख लूं, बीच में शीट्स भी जो है ना बहुत सारी हो जाती हैं। 1.6 में वो कहता है 7 Limited with its head office in Calcutta has a branch at Delhi.
अब कहता है यू आर गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स relating to Delhi branch for the year ended 30th of June 2022. ठीक है, एक तो ओपनिंग स्टॉक की फिगर 15,700 आपको दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, ये भी आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक पॉइंट नहीं है. अब टोटल सेल्स उसने जो दी हुई है वैसे तो 73,300 की है और कहता है उसमें से कैश सेल्स 19,700 की है. 73,300 में से 19,700 माइनस कर देंगे तो वो क्रेडिट सेल्स बचेंगी. कैश सेल्स और रेमिटेंसेस का हिस्सा बनेगा और क्रेडिट सेल्स जाहिर है जो कि 73,300 में से 19,700 अगर आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 53,600. जो भी क्रेडिट सेल्स का अमाउंट होगा उसको फिर आप डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे. कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये रेमिटेंसेस का हिस्सा भी बनेगा और ब्रांच डेटर्स में भी आएगा. अब ब्रांच डेटर्स का बैलेंस इस साल की बिगनिंग में ये ओपनिंग बैलेंस है 16,900 है. गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, देखो ये गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच है. ब्रांच किसको वापस कर सकती है? हेड ऑफिस को वापस कर सकती है. इसका मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो गुड्स भेजे थे उसमें से कुछ रिटर्न हो गए तो 3,900 है. फिर पेटी कैश का बैलेंस आप देख रहे हैं 110 रुपए क्वेश्चन में दिया हुआ है. उसके बाद कहता है कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस. हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ सैलरी के लिए खर्चा भेजा, कैश भेजा, कुछ पेटी कैश और भेजा और कुछ रेंट के लिए कैश भेजा. फिर स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस तुम्हें दिया हुआ है. पेटी कैश का भी क्लोजिंग बैलेंस तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है. अगर इस क्वेश्चन में पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो तुम डायरेक्टली क्लोजिंग बैलेंस लिख सकते हो या फिर भी तुम पेटी खर्चे जो ब्रांच मैनेजर ने करे होंगे वो फिगर भी तुम ट्रेस आउट कर करके दिखा सकते हो. कैसे, मैं अभी बताऊंगा. फिर कहते हैं प्रिपेयर डेली ब्रांच अकाउंट, करेक्ट. तो इस तरह से फिर हमें एक ब्रांच अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में. तो हेड ऑफिस में ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए अपनी शीट में इधर रख देता हूं 1.6. वन 1.6 में बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में हमने बनाया एक तो ब्रांच अकाउंट. ब्रांच अकाउंट इतने में मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए. और उसके अलावा फिर मैंने ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी बनाया. ब्रांच डेटर्स अकाउंट. अब इस क्वेश्चन में अपनी शीट में आप देखते रहे, सबसे पहला आइटम क्या लिखा है? स्टॉक. तो स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस जो है वो कहां लिखेंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. कौन सा क्वेश्चन है? 1.6. ओपनिंग स्टॉक 15,700. तो पहले तो यहां पर लिखें ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन जिसमें कि बैलेंसेस है स्टॉक का 15,700. तो 15,700 स्टॉक का बैलेंस एक तो आपने यहां लिखा. हम कोई अलग से स्टॉक अकाउंट नहीं बना रहे हैं, इसकी पोस्टिंग कहीं और नहीं. गुड्स सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर. हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे. जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजेगी तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या एंट्री होगी. ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट. और जो गुड्स भेजे गए हैं 45,600 के भेजे गए हैं. तो 45,600 की फिगर आपने यहां पर लिख दी. अब जो पॉइंट मैं बता रहा था उस वक्त, टोटल सेल्स जो है टोटल सेल्स 73,300 की हैं. उसमें से जो कैश सेल्स हैं वो तो आप कहां लिखेंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है. रेमिटेंसेस. रेमिटेंसेस के अंदर पहले तो आप लिखेंगे कैश सेल्स. जरूरी नहीं है कि कैश सेल्स और कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स को ऐड करके ही दिखाना है, आप सीधा आउटर कॉलम में भी लिख सकते हो 19,700. और रेमिटेंसेस का जो दूसरा पहलू है उसको हम बोलते हैं कैश फ्रॉम डेटर्स. फिलहाल अभी तक ये फिगर हमारे पास नहीं है. अब जो टोटल सेल्स का अमाउंट तुम्हें दिया गया था 73,300, उसमें से 19,700 पहले आप माइनस कर लो. माइनस करके जो फिगर आएगी वो क्रेडिट सेल्स होगी. और क्रेडिट सेल्स हम कहां लिखते हैं ये आपको अच्छी तरह से मालूम है. तो क्रेडिट सेल्स ब्रांच डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में आप आ जाओ.
क्रेडिट सेल्स सिर्फ डेटर्स अकाउंट में ही आएंगी। टोटल सेल्स आपकी 73,300 की है, उसमें से 19,700 अगर आपकी कैश सेल्स हैं तो आप एक बार चेक कर लेना, टोटल 53,600। तो 53,600 क्रेडिट सेल्स का अमाउंट होगा, ये मुझे अब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट लाइन में ही उसने लिखा है कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स 52,200। इसका मतलब क्वेश्चन में तुम्हें कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स भी दिया गया है, तो कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स जो है 52,200। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स, ध्यान ये रखना है कि आप डेटर्स अकाउंट भी बना रहे हैं, तो डेटर्स अकाउंट में भी आप लिखेंगे। यहां पर आप सिर्फ बाई कैश भी लिख सकते हैं, कैश फ्रॉम डेटर्स पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। 52,200 करेक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्या कहता है, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स के बाद ब्रांच डेटर्स का जो बैलेंस है 1 जुलाई 2022 को 3,900। 1 जुलाई 2022 ईयर की ओपनिंग डेट है, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर 30 जून को खत्म हो रहा है। इज इट क्लियर टू यू? एक्चुअली ये 30 जून 2023 होना चाहिए फॉर द ईयर एंडेड। तो ब्रांच डेटर्स का, तो जो तुम्हारे पास नोट्स होंगे उसमें 23 ही लिखा होगा। ब्रांच डेटर्स ऑन 1 जुलाई 2022 इज 16,900। तो डेटर्स का बैलेंस भी आपने लिख लिया ओपनिंग बैलेंस के अंदर। पहले तो आप लिखो डेटर्स, और डेटर्स का जो बैलेंस है जो कि 16,900। 16,900। अब डेटर्स का जो बैलेंस है वो डेटर्स अकाउंट में भी लिखा जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप डेटर्स अकाउंट भी बना रहे हो तो डेटर्स अकाउंट के अंदर ये चीजें आनी चाहिए। उसके अलावा फिर कहते हैं नेक्स्ट में गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। अब मैंने ये कई बार बता दिया है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच का मतलब है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो गुड्स भेजे उसमें से गुड्स ब्रांच ने रिटर्न कर दिए, तो हम ऑपोजिट साइड में लिख देंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। मैंने ये भी बताया था, भले ही गुड्स रिटर्न हो रहे हैं, हम डायरेक्टली गुड्स रिटर्न नहीं लिखेंगे, आप ब्रैकेट में सिग्निफाई कर सकते हैं कि ये रिटर्न हुए गुड्स हैं। रिटर्न्स बाय ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस ने गुड्स रिटर्न कर दिए और अमाउंट जो है 3,900 है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइटम जो आप देख रहे हैं वो है गुड्स रिटर्न के बाद पेटी कैश का बैलेंस। पेटी कैश का बैलेंस 110 रुपए है। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच मैनेजर के पास छोटे मोटे खर्चे निपटने के लिए कुछ पेटी कैश रखा हुआ है, और ओपनिंग बैलेंस 110 रुपए ब्रांच के पास पहले से ही है। करेक्ट। उसके बाद फिर कहते हैं कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा सैलरी के लिए, रेंट के लिए और पेटी खर्चों को निपटने के लिए। तो आप लिखेंगे यहां पर टू कैश। कैश भेजा गया है एक तो सैलरी के लिए, अमाउंट है 12,800। कैश भेजा गया पेटी खर्चों को निपटने के लिए 2,600 का, और रेंट को निपटने के लिए जो कि 3,000 है। करेक्ट। उसके बाद फिर उसने हमें बैलेंसेस दिए हैं, बैलेंस कैरीड डाउन। अब बैलेंस कैरीड डाउन जो आप देख रहे हैं, एक तो है स्टॉक का बैलेंस। स्टॉक का जो बैलेंस दिया हुआ है 12,800 रुपए। उसके बाद जो बैलेंस तुम्हें दिया है पेटी कैश का, पेटी कैश का जो बैलेंस दिया गया है, एक्चुअली स्टॉक का बैलेंस जो है वो 18,800, एक्सट्रीमली सॉरी, ये मैंने 12,800 लिख दिया, ये 18,800 है। 18,800। और लाइट थोड़ा सा फ्लैश कर रही है तो देखते हैं प्रॉब्लम हो रही है। पेटी कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 90 है। इस शीट को मैं इधर रख देता हूं। अब जो पेटी कैश का बैलेंस है, वैसे मैं डायरेक्टली 90 यहां लिख सकता हूं, मुझे कुछ ज्यादा शो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट मेरा पर्पस साथ साथ समझाना भी होता है, तो ध्यान से सुनिए। ओपनिंग बैलेंस पेटी कैश का ब्रांच मैनेजर के पास कितना था? 110 रुपए। क्या हेड ऑफिस ने ब्रांच को और पेटी कैश भेजा? सेंट।
भेजा। यहां आप देख रहे हो 2600 रुपीज और भेजे गए, 2600 और भेजे गए या नहीं भेजे गए? भेजे गए ना। इसका मतलब ब्रांच मैनेजर के पास टोटल पेटी कैश 2710 इतना हो गया। अब उसमें से ब्रांच मैनेजर ने जो खर्च कर दिया, कितना खर्च कर दिया वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें यह मालूम है कि खर्च करने के बाद जो पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस है वो 90 है। मुझे वैसे लिखना क्लोजिंग बैलेंस ही है, क्योंकि हमें ओपनिंग बैलेंस और कितना भेजा और क्लोजिंग बैलेंस यही शो करना होता है। लेकिन जस्ट समझाने के लिए कि 2710 रुपए थे, उसमें से 90 बचे हैं, तो 2710 में से अगर मैं 90 माइनस कर दूं तो डेट इज इक्वल टू 2620। इसका मतलब ब्रांच मैनेजर ने इतना खर्च कर दिया हो, इजंट इट और नॉट? अब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन तो खत्म हो गई है, अब मुझे इसको टैली करना है। टैली करने से पहले मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि क्या ओपनिंग डेटर्स मौजूद हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स मौजूद हैं, क्या क्लोजिंग डेटर्स मौजूद हैं, नहीं है। बिकॉज क्लोजिंग डेटर्स नहीं है तो मुझे क्लोजिंग डेटर्स की फिगर को फाइंड करना पड़ेगा। क्लोजिंग डेटर्स, और फाइंड करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें अपने डेटर्स अकाउंट को टैली करना है। कोई मुश्किल थोड़ी है, जो भी मिसिंग फिगर है वही डेटर्स अकाउंट से फिगर आएगी। तो 16,900 प्लस 53,600 में से आप 52,200 माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी वो ये बताएगी कि ईयर के एंड में क्लोजिंग डेटर्स आपके पास 18,300 रुपए के बच गए। आप चेक कर करके लिखना। तो 18,300 जो ये डेटर्स बच गए, ये 18,300 मैं यहां पर लिखूंगा। अब जब मुझे यकीन हो गया कि हाँ डेटर से रिलेटेड सारी चीजें मैंने इनकॉर्पोरेट कर दी हैं, तो उसके बाद ही मैं इसको अब टैली करूंगा। अब जब मैं टैली करूंगा तो मैं देखूंगा जाहिर है कि मेरा नेट प्रॉफिट कितना है। अब आप इतनी देर में टैली करो, तुम्हें मालूम है कि मुझे तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 16,280 करेक्ट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे 1.6 को, करेक्ट। 1.6 को भी करने के बाद फिर अगला क्वेश्चन कौन सा है? मेरा शीट कहां चली गई है? क्वेश्चन की शीट्स मैंने कहां रख दी? कई बार मुझे ही याद नहीं रहता। ये तो रफ शीट्स हैं। अच्छा यहीं पर लीजिए जी, इतना ही था आंसर 16,280। अब कहता है 1.7 में क्या कहता है, जरा इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। फिर कहता है फाइन मॉर्निंग ट्रेडिंग फर्म हैज ए रिटेल ब्रांच। फाइन मॉर्निंग ट्रेडिंग फर्म एक रिटेल ब्रांच है विच इज सप्लाइड गुड्स फ्रॉम द हेड ऑफिस and which keeps its own sales ledger and remits all cash received daily to the head office. Correct? The branch, वो कहते हैं हमारी छोटी सी क्या बोलते हैं फर्म है, ब्रांच है, और उसको गुड्स हम यानी कि हेड ऑफिस सप्लाई करता है, और ब्रांच के संदर्भ में एक तो सेल्स लेजर मेंटेन करा जाता है और ब्रांच हमें कैश डेली भेजती है। ब्रांच कैश डेली भेजे या कैसे भेजे उससे कोई हमें लेना देना नहीं है, हमें तो ये देखना पड़ता है कि इस पूरे साल में टोटल कैश कितना भेजा गया। ब्रांच एक्सपेंसेस जो है वो हेड ऑफिस पे करता है, चाहे वो चेक से पे करे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ड्रॉ ब्रांच अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस। तो ये क्वेश्चन है। अब देखना यह है कि तुम्हें जो डाटा दिया है केवल 6 महीने का दिया है। इसका मतलब जो अब की बार पीरियड है क्वेश्चन में वो 6 मंथ्स का है। अब 6 महीने की क्रेडिट सेल्स कितनी रही, पहले तो क्वेश्चन में ये लिखा है 6 महीने की जो क्रेडिट सेल्स है जैसा कि आप देख रहे हो वो है 2485 की। चाहे वो जो भी पीरियड है उस पीरियड में कितनी सेल हुई हमें तो बस ये देखना है। उसने लिखा है ना कि आप ब्रांच अकाउंट बनाओ फॉर द 6 मंथ्स एंडिंग। इसका मतलब ये जो डाटा है 6 महीने का है। कैश सेल्स तुम्हारी 1460 की है। क्रेडिट सेल्स सिर्फ डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे, कैश सेल्स रेमिटेंसेस का हिस्सा है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या हो गया? रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब जो तुमने क्रेडिट में सामान कस्टमर को बेचा उन्होंने रिटर्न कर दिया, तो ये ट्रांजैक्शन डेटर्स में आएगी। कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट, बताओ इसका क्या मतलब निकला? कैश रिसीव्ड ऑन लेजर। अगर बाय चांस कभी कंफ्यूजन भी हो जाए तो तुम्हें याद आना चाहिए, इसलिए मैं थ्योरी पे इतना स्ट्रेस शुरू में करता हूं।
इस सिस्टम में क्या होता है, डेटर सिस्टम में हम कौन सा लेजर अकाउंट मेंटेन करते हैं, सेल्स लेजर। और सेल्स लेजर का मतलब क्या होता है, अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर, ये मैंने बताया था। तो कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट्स का मतलब क्या हो गया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर। एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर का क्या मतलब हो गया कि तुम्हें डेटर से इतना कैश मिला। तो सिंपल वर्ड्स में ये जो दिया हुआ है ना, कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट्स, इसका मतलब है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, दैट इज 2387। फिर डेटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है 1/7/2020 को, 1 जुलाई को, क्योंकि 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक का अकाउंटिंग पीरियड या पीरियड हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये ओपनिंग बैलेंस माना जाएगा 1345। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है 840 और स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 1280 का है। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 2276, गुड्स रिसीव्ड हेड ऑफिस से हमें इतने गुड्स मिले 2276। फिर बैड डेट्स एट ब्रांच जो है 415 के हैं। बैड डेट्स कहां आएंगे, डेटर्स अकाउंट में आएंगे, क्योंकि बैड डेट्स जो ट्रांजेक्शन होती है वो हेड ऑफिस और ब्रांच के दरमियान मानी जाती है, जबकि वेजेस और रेंट का जो खर्चा दिया है मान के चलेंगे कि इसके लिए हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा होगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को टेक्निकली खुद कर सकते हो, लेकिन चलो मैंने करा 1.7। बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस की बुक्स में आप क्या लिखेंगे, एक तो ब्रांच, और उसके अलावा ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, करेक्ट। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6 मंथ्स क्रेडिट सेल्स। अब जो क्रेडिट सेल्स है, अब मैं तुम्हें बता चुका हूं, मैं बार बार शीट आपके सामने नहीं रख सकता। तो क्रेडिट सेल्स का अमाउंट अपनी शीट में देखो, क्रेडिट सेल्स हैं 2485 की, तो 2485 हम डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे। क्रेडिट सेल्स के बाद नेक्स्ट आइटम आपको दिया गया कैश सेल्स। कैश सेल्स अब कहां लिखेंगे, किस हेडिंग के अंदर लिखेंगे, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए। रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस के अंदर मैंने लिखा कैश सेल्स और मैंने सीधा आउटर कॉलम में ही लिख दिया 1460। उसके बाद नेक्स्ट आइटम रिटर्न इनवर्ड्स है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब सेल्स रिटर्न से होता है। तो सेल्स रिटर्न हमेशा क्रेडिट सेल्स के ऑपोजिट में आता है, रिटर्न इनवर्ड्स। इसका मतलब है कि क्रेडिट कस्टमर को जो गुड्स ब्रांच ने बेचे होंगे उसमें से ब्रांच डेटर्स ने कुछ गुड्स ब्रांच को वापस कर दिए। रिटर्न इनवर्ड्स का जो अमाउंट है वो 30 दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट्स। अभी मैंने बताया था कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट का क्या मतलब है, कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट्स, इसका मतलब है कि हमें डेटर से इतना कैश मिला, करेक्ट। अमाउंट जो है वो है 2387। अब कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स, हमें याद रहना चाहिए कि हम डेटर्स अकाउंट भी बना रहे हैं और ये डेटर्स में भी आएगा। तो कैश फ्रॉम लेजर्स या डेटर्स यहां पर भी आएगा 2387। नेक्स्ट आइटम फिर तुम्हें जो दिया गया है डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन डेटर्स, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 1345, 1345। और बिकॉज हम डेटर्स अकाउंट भी बना रहे हैं तो डेटर्स अकाउंट में भी हम इसको लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 1345, 1345। फिर नेक्स्ट आइटम आपका क्या है, नेक्स्ट आइटम दिया है स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस 840। तो आप लिखें ओपनिंग स्टॉक 840।
कोई स्टॉक अकाउंट अलग से बन नहीं रहा, इसलिए और कोई पोस्टिंग इसकी नहीं होगी। फिर वेरी नेक्स्ट आइटम जो दिया है क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस दिया है, तो बैलेंस कैरीड डाउन, जिसमें कि स्टॉक का बैलेंस तुम्हें दिया हुआ है, और स्टॉक का जो बैलेंस दिया गया है स्टॉक ऑन 31/12/2020 इज 1280, तो 1280 मैंने लिख दिया। इतना ही है ना, 1280 है कि कितना है? स्टॉक ऑन 31/12 1280, ठीक है 1280, करेक्ट। उसके बाद स्टॉक के बाद फिर नेक्स्ट आइटम है गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, लेकिन हम यहां पर लिखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। हेड ऑफिस ने ब्रांच को इतने गुड्स भेजे होंगे जो कि, और ये अमाउंट जो है 2276 2276। इसका मतलब हमने इतने गुड्स ब्रांच को भेजे होंगे जो कि ब्रांच को रिसीव हो गए हैं। बैड डेट्स एट दी ब्रांच, ये पॉइंट का ध्यान रखना है। बैड डेट्स मैंने क्या बताया, कहां आएगा बैड डेट्स? बैड डेट्स जो है सिर्फ डेटर्स अकाउंट में ही आएगा 65, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ब्रांच और ब्रांच डेटर्स के बीच की है। और जो वेजेस और रेंट का खर्चा है उसके लिए हम कैश भेजेंगे, टू कैश। तो वेजेस का अमाउंट तो है 415, और रेंट का जो खर्चा है डेट इज 402, करेक्ट। अब जाहिर है कि मुझे अपना नेट प्रॉफिट निकालना है, लेकिन नेट प्रॉफिट निकालने से पहले मैं चेक करूंगा कि मेरे पास ओपनिंग डेटर्स तो हैं, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स तो हैं, लेकिन क्लोजिंग डेटर्स नहीं। तो क्लोजिंग डेटर्स मेरी बैलेंसिंग फिगर डेटर्स अकाउंट से निकल आएगी। अब डेटर्स अकाउंट को मैं टैली करूंगा, 1345 प्लस 2485 माइनस 2387 माइनस 30 एंड माइनस 65 करके जो बैलेंसिंग फिगर आएगी 1348 मेरे हिसाब से आनी चाहिए। बाकी आप चेक जरूर कर लिया करो। अब ये 1348 की फिगर 1348 आप यहां लिखेंगे, और उसके बाद फिर आप अपना नेट प्रॉफिट जो भी आएगा वो लिखेंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे याद नहीं आ रहा कि नेट प्रॉफिट का बैलेंसिंग फिगर कितना है, और वैसे जो आंसर दिया है उसके हिसाब से मैं लिख देता हूं 1197, लेकिन आप हमेशा चेक कर करके लिखना, ठीक है। 1.7 को करने के बाद अभी तक हमने इनिशियल स्टेजेस के क्वेश्चन करे हैं, और फिर नेक्स्ट सेशन में अभी हम आगे बढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम कुछ हायर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात करते हैं।